गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में, वेयर द स्टडी ऑफ योर्स आर द गोल ऑफ आवर्स, जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई ही हमारा लक्ष्य है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एसएसटी। हमने एसएसटी के इकोनॉमिक्स सेक्शन में 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। इफ यू हैवंट सीन इट येट, go and see the videos first and understand all the things which has already been comprehended। तो आप पहले वो देखिए ताकि आपको अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दोनों के दोनों। सबसे पहला डेवलपमेंट और दूसरा जो है वो सेक्टर से रिलेटेड करता है। तीसरा चैप्टर इसी श्रृंखला में, देखो ये जो आपको पढ़ाया जाता है एक सेगमेंट के अंतर्गत, वो ये मान के चलिए कि एक दूसरे से हमेशा रिलेट करेगा। तो इसलिए आपको कोई भी कड़ी ना तो छोड़नी है, ना कोई भी कड़ी ऐसे कि आगे पीछे पढ़ लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि इकोनॉमिक्स के पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, वो है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा यानी वो सारे धन दौलत, जिसको हम धन दौलत कहते हैं, हालांकि वो धन दौलत है या नहीं है वो बात की बात है। वो सारी धन, वो सारी दौलत जिससे हम कुछ न कुछ खरीद सके, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम धन कह सकते हैं, इसको हम दौलत कह सकते हैं, इसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं, इसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं। और साख क्या होती है? साख का मतलब, वैसे तो साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, लेकिन यहां साख का क्या मतलब है? यहां साख का मतलब है कि आपको किस प्रकार से उधार मिलता है। उधार मिलने का क्या मतलब है? उधार का मतलब आपके पास जरूरी नहीं हो कि हर टाइम कुछ ना कुछ वो पूंजी हो, जो चाहे तो आपको दैनिक जीवन के लिए चाहिए होती है, चाहे आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होती है, तो वो आपको कहाँ से मिले। तो इन चीजों से रिलेट करते हुए सारे टॉपिक्स पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। सबसे पहले ये कि विनिमय या एक्सचेंज क्या होता है। देखो, विनिमय या एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग होता है विनिमय का मतलब। विनिमय का सीधा सा मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन। कुछ दिया और बदले में कुछ लिया। ठीक है, या कुछ लिया है बदले में कुछ दिया है, कुछ भी कह सकते हैं आप। एक्सचेंज या विनिमय का मतलब होता है लेन देन। आपने किसी को कुछ दिया है, आपने किसी से कुछ लिया है। क्यों ये लेने देने का काम? ठीक है ना, क्यों ही हम किसी से लेन देन रखें? देखो, आप जहां रहते हो या आपका परिवार, क्या आपका परिवार सारी चीजें उत्पादन करने में सक्षम है? अब एक परिवार के लिए नेसेसरीज क्या होती है? देखो, हम सरकार भी मानती है कि किसी एक साधारण परिवार के लिए जो नेसेसरी थिंग्स होती है वो क्या होती है? रोटी, यानी कि आपके खाना पीना या जिसको हम फूड कहते हैं, फिर है कपड़ा, मकान या जहां आप रह सकते हो आपका एकोमोडेशन, और उसके बाद शिक्षा। ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज कम इंपॉर्टेंट है, बाद में लिख दिए तो कम इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, आप बच्चे है ना ये सोच लोगे कि शिक्षा कम इंपॉर्टेंट है, मैडम ने लास्ट में लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी रोटी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी शिक्षा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये चारों चीजें कोई एक फैमिली अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आप इसको ऐसे देखिए कि मान लो कोई किसान है, अब वो किसान अपनी रोटी तो खुद उत्पादन कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि वो अपना धान, अपना अनाज साल भर के लिए खुद उगा सकता है, या अपने खेत में सब्जियां भी उगा सकता है। तो ऐसे करके रोटी का प्रबंध तो वो कर लेंगे, लेकिन क्या वो अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं? क्या वो अपना मकान खुद बना सकते हैं? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा खुद दे सकते हैं? खुद ही जो है बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं अपने हिसाब से, और खुद ही बच्चों को कार्ड जो है एंड रिजल्ट दे दिया कि हाँ हमारे बच्चे तो ग्रेजुएट हो गए। क्या परिवार वाले ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब कोई एक व्यक्ति जो कपड़े की मील में काम करता है या जिसकी खुद का कपड़े का कारखाना है, वो कपड़ा तो उत्पादित कर लेगा, लेकिन क्या कपड़ा खाएगा? क्या कपड़ा जो है ढक के उसके अंदर रहेगा? और शिक्षा भी तो उसको भी तो चाहिए होगी। तो यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति या एक परिवार सारी चीजों का उत्पादन खुद नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होता है कि जिसके पास वो चीज है उससे वो चीज उससे लेनी होती है, और ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या कहलाता है? ये एक्सचेंज या विनिमय का सर्कल कहलाता है। यही होता है विनिमय। अब विनिमय जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। विनिमय का इतिहास आज से नहीं है।
आप भी तो क्लास में करते हो ना, आपको किसी अपने साथी का जो है इरेजर पसंद आ गया कि मेरे को तेरा इरेजर बहुत अच्छा लग रहा है, वो बोलेगा कि तू मैं अपना पेन मेरे को दे दे, मैं अपना इरेजर तेरे को दे दूंगा। बहुत बार किए हो ना, चलो अब तो बड़े हो गए हो, आप छोटे थे तब तो बहुत बार किए हो ना। तो ये क्या है कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो बदले में कुछ दे रहे हो, या आपको कुछ भी जो भी दुनिया में मिलेगा वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे आपके फादर या आपकी मदर अगर जॉब करते हैं तो वो जॉब के लिए जाते हैं, वो आपका टाइम, वो अपना टाइम, वो अपने परिवार का टाइम निकाल के और उस जॉब को देते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है? बदले में उन्हें सैलरी मिलती है। तो यानी कि बिना बदले में कुछ लिए कोई कार्य नहीं होता, और इसी को विनिमय या एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आपको शब्दशः इस चीज की परिभाषा लिखनी हो तो आप यही लिखेंगे कि इस दुनिया में प्रत्येक आर्थिक गतिविधि, दुनिया में होने वाली प्रत्येक आर्थिक गतिविधि इसी आधार पर होती है कि किसी चीज के बदले में कुछ लिया या दिया जाता है, और यही लेन देन विनिमय या एक्सचेंज कहलाता है। हालांकि इतनी छोटी बात आपसे शायद पूछी ना जाए, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे क्या आते हैं कि सुई के छेद से हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। तो वो पूंछ अटकानी नहीं है आपको, वो भी क्लियर रखनी है। मतलब आपको अपना छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको हर शब्द का अर्थ पता है। तो इफ यू आर सेइंग टू राइट अबाउट द एक्सचेंज, यू जस्ट हैव टू से इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज गेन्ड in exchange of other thing. This is called the process of exchange. इस दुनिया में प्रत्येक आर्थिक गतिविधि कोई चीज लेकर और कोई चीज देकर की जाती है, और यही लेन देन क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। अब ये जो विनिमय का इतिहास है वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराना इतिहास है। अब जब बहुत पहले इंसान बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानता था तो क्या करता था कि भाई मेरे पास ये मांस है, आपके पास अनाज है, चलो मुझे अनाज चाहिए और आप ये मीट ले लो। तो इसके ये क्या हो गया? ये उन चीजों का लेन देन हो गया। तो मोस्टली यही लेन देन जो वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है ना, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ये क्या था? इस वस्तु के बदले वस्तु का अर्थ होता है वस्तु विनिमय, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कोई मेजरमेंट नहीं था। जैसे आज आपको पता है कि एक चिप्स का पैकेट लेके आना होता है तो 5 रुपए लगते हैं, 10 रुपए लगते हैं, 20 रुपए लगते हैं, बड़े वाला लाओ तो ज्यादा लगेंगे, है ना। तो आपको पता है कि इतने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यू जस्ट हैव टू गिव फॉर दैट, आपको निश्चित रकम उसके लिए देनी होगी। लेकिन उस समय इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं था। ये सब किस पर निर्भर करता था? ये जरूरतों पर निर्भर करता था। अब मेरे पास अगर 2 जोड़ी जूते हैं और मुझे कोई आके ये कहे कि तुम्हारी चीज मुझे जूतों के बदलों में दे दो, तो मैं क्यों दूंगी? भाई मेरे पास जूते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं तेरे जूते, ठीक है, मैं अपनी चीज दूंगी नहीं। लेकिन सामने वाले को तो उस चीज की जरूरत है। तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं उस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। इसमें आप देख सकते हो कि मछली के बदले अनाज लिया जा रहा है, या फिर इन सामान के बदले जो है फल लिए जा रहे हैं, या फिर कुल्हाड़ी देकर बदले में फल लिए जा रहे हैं। तो यानी कि किसी ने किसी एक वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है, और इस वस्तु के बदले वस्तु जब दी जाती थी तो इसको कहा जाता था वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है वो तब पैदा हुआ जब इंसान की जरूरतें बढ़ने लगी। हमने देखा कि पहले जब इंसान बिल्कुल जंगली अवस्था में था तब वो क्या करता था? तब वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों का शिकार करता, खाता और अपने आराम से रहता। लेकिन उस जंगली अवस्था से जैसे जैसे इंसान ने खेती करना सीखा, ठीक है ना, जंगली आदमी से वो खेती की तरफ मुड़ा, वो कृषक बना। जैसे जैसे उसने खेती सीखी, अब खेती जो है वो कुछ एक इंसान करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो खेती करते थे वो शिकार नहीं कर पाते थे। ऐसे में ये वस्तु विनिमय शुरू हुआ कि जो खेती कर रहे हैं वो मांस के बदले अपना अनाज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इंसान को समझ में आने लगी कि उसको खेती में भी वेरिएशन आने लगा, या कह सकते हैं कि कपड़ा बनने लगा, या इंसान के पास अलग अलग प्रकार की जो है कौशल या दक्षताएं विकसित हुई। कौशल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई व्यक्ति जो है वो जूते बनाने में माहिर होता है, कोई व्यक्ति घर बनाने का काम करने में माहिर होता है, कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करने में माहिर होता है, कोई लोहे का काम करने में माहिर होता है, कोई पढ़ाने में माहिर होता है। यानी सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं। तो इस स्किल को कौशल या दक्षता कहा जाता है। तो ये जो एक क्रम निर्धारित हुआ, ये इस तभी से निर्धारित हुआ कि जैसे जैसे कौशल विकसित होते गए वैसे वैसे इंसानों में इंडिविजुअलिटी आती गई, ठीक है ना। इसको पर्सनलाइज किया गया, पर्टिकुलराइज किया गया
कि विशेष आदमी ही विशेष कार्य कर सकता था, विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष कार्य। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमारे प्राचीन भारत में जिस समय धन या पूंजी का प्रचलन नहीं था, उस समय जैसे 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा प्रदान करते थे और पूजा पाठ करवाते थे। बदले में क्या होता था, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, वो उनको दान दिया करते थे, और वो दान बदले में दे रहे थे किसके, उनकी शिक्षा और उनके पूजा पाठ के बदले में। जो क्षत्रिय है वो रक्षा का कार्य करते थे, शासन का कार्य करते थे, और इस रक्षा और शासन के बदले में उन्हें क्या मिलता था, उन्हें खाने पीने का सामान मिलता था। अब जो वैश्य हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो उत्पादन कर रहे हैं, या तो खेती कर रहे हैं या तो व्यापार कर रहे हैं, और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, उनको रक्षा भी हो रही है और उनको पूजा पाठ या शिक्षा भी मिल रही है। शूद्र जो है वो निचले स्तर के कार्य करते थे और बदले में उनको भोजन और शिक्षा मिलती थी। तो यानी कहने का मतलब, ये जो बार्टर सिस्टम है, ये जो वस्तु विनिमय है, ये तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जब विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष कार्य किए जाने लगे। और ये जो पर्टिकुलराइजेशन हुआ इन वर्क्स का, ये पर्टिकुलराइजेशन ने इस चीज की जरूरत महसूस करा दी कि अब हमें अगर बदले में कुछ चाहिए तो उसके लिए एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए निश्चित पैमाना? देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज है। वो कई बार सुना है ना कि पैसा जो है वो सब कलह की जड़ है। ठीक है, तो ये कलह की जड़ जब इसको कह ही देते हैं तो क्यों पैसे, ये सिस्टम बढ़िया है ना, चीजें लो चीजें दो, बात खत्म, कोई पैसा नहीं, कोई बात नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई इंसानों में परेशानी नहीं। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी कुछ परेशानियां हैं। बार्टर सिस्टम क्यों बंद हुआ, क्यों वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय आया, इसकी वजह आप ऐसे जान सकते हो। क्या परेशानियां हैं बार्टर सिस्टम में, वो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, सबसे बड़ी परेशानी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? वस्तु विनिमय अगर हो रहा है तो उसका विनिमय, जैसा मैंने कहा, वो डबल साइडेड होना चाहिए। डबल साइडेड का क्या मतलब है? एक व्यक्ति के पास मान लीजिए गाय है और उसको अनाज चाहिए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं लेकिन उसको गाय चाहिए, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के पास अनाज है लेकिन उसको जूते चाहिए। अब तीनों के पास वो चीजें हैं जो इन तीनों को चाहिए, लेकिन इन तीनों का जो कोइंसिडेंस है वो मैच नहीं हो रहा है। अब गाय वाला गाय के बदले जूते नहीं लेना चाहेगा, उसे तो अनाज चाहिए होता है, उसे तो ये चाहिए। जूते वाला जो है वो गाय लेना चाहता है लेकिन उसको जूतों की जरूरत किसको है? जिसके पास अनाज है। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस है कि जिसको जो चीज चाहिए सामने वाले को भी वही चीज चाहिए क्या, जिसके पास जो है सामने वाले को भी वही चीज चाहिए क्या, ये हर बार हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक कोइंसिडेंस है। अच्छा, कोइंसिडेंस तो चलो हो सकता है कि भाई सामने वाले को जो चीज चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन क्या ये डबल कोइंसिडेंस हो सकता है? बहुत मुश्किल होता है कि मुझे भी वही चीज चाहिए हो जो सामने वाले के पास है, तभी तो वस्तु विनिमय हो पाएगा, तभी तो वो अपनी चीज देकर मेरी चीज ले पाएगा। तो ये कोइंसिडेंस जो है, जिसको डबल कोइंसिडेंस कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो होना मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बार्टर सिस्टम है, जो ये वस्तु विनिमय है, इसकी। दूसरा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। जो वस्तु है, वस्तु की गुणवत्ता की पूरी जानकारी नहीं होती है। वस्तु की गुणवत्ता की पूरी जानकारी का अभाव। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे हो? ये देखो, आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि नगीने मिलते हैं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल कांच का अगर आप उठाओ तो आपको थोड़े से रुपए मिल जाएगा। वहीं वैसा ही दिखने वाला डायमंड आप खरीदोगे तो वो कितने में मिलेगा? वो लाखों करोड़ रुपए में मिलेगा। तो यानी कि वो गुणवत्ता की वजह से उसकी कीमत निर्धारित की गई है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम है तो गुणवत्ता
क्या है, कितनी है वस्तु की, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ पाता है। और आजकल तो हम देखते हैं पैकेजिंग होती है, तो उस पैकेजिंग पर उस चीज के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। अब वहां बार्टर सिस्टम में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना तो पैकेजिंग थी, ना जानकारी थी। तो ये बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन्स, जो उसके उपभाग करने में परेशानी। उपभाग करने में परेशानी। अब उपभाग कैसे किया जाए? देखो समझिए कि एक व्यक्ति के पास देने के लिए चीज क्या है, सिर्फ एक बकरी है, और उसके पास उसको लेने हैं 5 किलो अनाज। तो 5 किलो अनाज और एक बकरी का कोई मेल होता है कि भाई आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपको 20 रुपए का कुछ लाना है, तो आप उसके आराम से जो है हिस्से कर सकते हो। वो आराम से आपको दुकानदार सामने से अच्छे से 80 रुपए दे देगा वापस 20 रुपए की चीज के साथ। लेकिन क्या इस तरह से वस्तुओं के उपभाग किए जा सकते हैं जैसे हम रुपए को बांट सकते हैं? वैसे वस्तुओं के तो किए नहीं जा सकते। कह ले तू आधी बकरी ले ले और बदले में मेरे को ये चीज दे दे, तो बाकी की आधी का वो क्या करेगा, वो तो सड़ नहीं जाएगा बहुत जल्दी। तो इस तरह से उपभाग करने में, वस्तु विनिमय में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और तीसरे, नो यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेजर द वर्थ ऑफ गुड, जो नाप तोल है, नाप तोल की कोई इकाई नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि नाप तोल कैसे किया जाए, कैसे ये कहा जाए कि इसके बदले में इतना मिले। तो भैया आप जैसे अगर कोई फ्रूट 100 रुपए किलो मिल रहा है, आपको आधा किलो चाहिए, तो आप आराम से कह सकते हो कि 50 रुपए का आधा किलो मिलेगा। आप आराम से उसको जो है मेजर कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में मेजर करना हो सकता है क्या? चलो ये तो कहा जा सकता है कि एक बकरी के बदले में एक बोरी अनाज दिया जाएगा, ठीक है। अब सामने वाले के पास बकरी है ही नहीं, उसके पास कोई और चीज है, तो आप उसको कैसे मेजर करोगे? हर चीज के लिए अलग अलग मेजर। अब कपड़े और अनाज का फिर मेजर अलग अलग करना पड़ जाएगा कि 1 मीटर के लिए आप कितना अनाज दोगे। तो यानी कि ये नाप तोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसमें? वस्तु विनिमय में। इसीलिए वस्तु विनिमय जो है इतनी परेशानी खड़ी करता है। इसीलिए क्या हुआ, अब हमने देखा कि इंसान ने पहले तो लेन देन शुरू किया, वो लेन देन बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी परेशानियां आने लगी। एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था कि भाई मुझे जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास है, लेकिन सामने वाले को जो चीज चाहिए वो मेरे पास है कि नहीं है, ये कोइंसिडेंस बैठे तब वो है ना। तो ये कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा था। वस्तु की गुणवत्ता की पूरी जो उसकी क्वालिटी है उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। उपभाग, उसके जो सब डिवीजन करने में बड़ी परेशानी होती है। नाप तोल की इकाई समझ में नहीं आती कि किसके बदले में कितना क्या दिया जाए। तो ये सब परेशानियां किस में आई? ये सब परेशानियां वस्तु विनिमय में आई। और इन परेशानियों का हल क्या निकाला गया? इन परेशानियों का हल निकाला गया मुद्रा के रूप में। अब मुद्रा जैसी आज हम देखते हैं, क्या हमेशा से ही वैसी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुद्रा के जो ये इवोल्यूशन है, इस चार्ट के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये इवोल्यूशन किस तरह से हुआगा। सबसे पहले जो था वो अभी अभी हमने पढ़ा है कि वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु या चीज के बदले चीज देना और लेना। उसके बाद में सोना या स्वर्ण को विनिमय का आधार बनाया गया कि थोड़ा सोना, ज्यादा सोना, जो भी है उसको आधार बनाया गया, ठीक है। सोना, सिर्फ सोना ही नहीं, कई बार और धातु भी होती थी, सोना या अन्य कीमती धातुएं। हर धातु नहीं, लोहा भी नहीं, ऐसे नहीं कि कोई भी धातु ले और बदले में आपको कुछ चीज मिल जाएगी। सोना या अन्य जो कीमती धातुएं होती थी, वो जो कोई प्रीशियस मेटल्स होते थे, उनके द्वारा विनिमय शुरू हुआ था। ऐसा हुआ था राजा महाराजाओं के काल में, या हम कह सकते हैं जो सल्तनत काल था, मुगल काल था, उस समय तक ये सोना चांदी यही सब चल रहे थे। फिर आया मेटल कॉइन्स यानी धातु के सिक्के। धातु के सिक्के, और धातु के सिक्कों के ठीक बाद आया जो पेपर करेंसी या पेपर मनी जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कागज की मुद्रा या कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा। देखो कई बार कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि धातु के सिक्के और कागजी मुद्रा क्या वो वास्तव में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं?
देखो एक 100 रुपए का नोट है तो वो कागज ही, तो क्या ऐसा क्या है कि उसकी कीमत 100 रुपए के बराबर है, या मतलब इतनी इंपॉर्टेंस ही है उसकी। एक 2000 का नोट है, अब 100 का नोट भी इतना बड़ा है, 2000 का नोट भी इतना बड़ा है, लेकिन ऐसा क्या है कि एक की कीमत 100 रुपए है, एक की कीमत 2000 रुपए, सिर्फ इसलिए कि उस पे लिख दिया। क्या हम किसी भी नॉर्मल कागज पे 100 रुपए लिख देंगे तो क्या उसकी कीमत 100 रुपए हो जाएगी? क्या हम किसी भी नॉर्मल कागज पे गुलाबी रंग का कागज लेके उस पे 2000 रुपए लिख देंगे तो उसकी कीमत 2000 रुपए हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। उसकी एक कीमत होती है, उसके ऊपर सरकार द्वारा जो लिखा रहता है, उस सरकारी वो जो भी उसकी घोषणा होती है उसकी वजह से उसकी कीमत होती है। यानी कि सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि अगर किसी टाइम में इन रुपयों की कोई वैल्यू नहीं रहे तो सरकार उसके बदले में इतना ही धन उस नागरिक को प्रदान करेगी, चाहे फिर वो स्वर्ण के रूप में हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा के रूप में हो। ठीक है ना? तो ये कीमत जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कागजी मुद्रा के बाद आई प्लास्टिक कार्ड्स, जिसको हम क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। आपने देखा होगा आपके घर में आजकल के टाइम में तो लगभग सभी इस तरह से प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रिक मनी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत मुश्किल हो गया था, और खास करके जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो विमुद्रीकरण भारत में किया गया, विमुद्रीकरण के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विमुद्रीकरण जब किया गया उसके बाद से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये प्लास्टिक मनी वगैरह ये सब बहुत ज्यादा चलन में आ गई है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या है? वो कि हमारे हाथ में लिक्विड जो है मनी नहीं हो, हमारे हाथ में कैश नहीं हो, उसके बावजूद भी हम खरीदारी कर सकें, हम हमारी जो जरूरतें हैं वो अधूरी नहीं रह जाए, इसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं उसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद में आया इलेक्ट्रिक मनी। इलेक्ट्रिक मनी यानी कि आपको कोई कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, आपके हाथ में जो डिवाइस होते हैं उन डिवाइसेस के माध्यम से, सर्टेन एप्लीकेशंस के माध्यम से आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें रखे पैसे को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो या किसी से भी आप ले सकते हो। तो वो जो है इलेक्ट्रिक मनी कहलाता है। और अब है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? देखो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी का एक इलेक्ट्रिक फॉर्म है कि उस एक कॉइन की कीमत बाजारी ताकतें निर्धारित करती है, और इन्हीं बाजारी ताकतों के द्वारा निर्धारित कीमत पर ये सिक्के या ये करेंसी लोग खरीदते हैं। फिर उनकी कीमत बढ़ती है तो या तो बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, और कीमत घटती है तो कुछ दिन के लिए रख लेते हैं और वेट करते हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे। तो यानी ओवरऑल इस तरह से मुद्रा का इवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है, ये विकास यात्रा जो मुद्रा की रही है, उस विकास यात्रा के बाद मुद्रा हमारे लिए कितनी जरूरी है ये आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोस में हम इसके जो बेसिक जो हमने समझा है इसको और एनहेंस करके पढ़ेंगे कि क्या है क्रेडिट होता है, क्या साख होती है, किस तरह से बैंक्स काम करते हैं, और इन चीजों का हमारे नॉर्मल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे छोड़ दिया जाए, है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।